तो मैसूर गया मेरा, तो वहाँ से मैं स्क्रीन आउट हो गया। और स्क्रीन आउट में वो मेरे को पता लगा बाद में जब इंट्रोस्पेक्ट किया कि OIR मेरा बहुत खराब था और मैं स्टोरी भी नहीं लिख पाया था पूरी कंप्लीट। मतलब मुझे नहीं पता कौन इस गहराई को समझ पाया है, लेकिन जो इसने स्टोरी बताई अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कोविड बैच से था जिसमें एक्चुअली एग्जामिनेशन हुए ही नहीं। आइडियली स्कूल को मार्क्स भेजने थे। अब स्कूल ने गलती करी, स्कूल गलती मानने से मना कर रहा है, स्कूल ने गलती नहीं मानी, वहां बोर्ड ने उन्होंने गलती नहीं मानी। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ही हो गया कि ये 12th में पास नहीं हुआ। ये बहुत बच्चे एक दो अटेम्प्ट के बाद एकदम गिव अप करने पे आ जाते हैं, ठीक है। चार अटेम्प्ट में बच्चा रिकमेंड। हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है विशाल। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिकमेंड होने पे दिल से बहुत खुशी होती है, बिकॉज जिन्होंने सच में बहुत मेहनत करी होती है। तो विशाल उनमें से है। इसकी स्टोरी सुन के मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब पढ़ाना जब इस लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है ना, कि ऐसा बच्चा जो रिकमेंड हो रहा है बिल्कुल ग्राउंड से आके इतनी मेहनत करके, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो विशाल वेलकम ऑन द शो भाई। थैंक यू सर। तो विशाल ये बताओ, क्या इससे पहले आपने कोई फतेह के एपिसोड देखे? सर बहुत सारे ही देखे मैंने, एक तरीके से सारे एपिसोड देखे हैं। Yes, तो चलो भाई देख लो, फतेह के एपिसोड देख के बच्चा खुद फतेह पे आ रहा है तो बहुत अच्छा। तो विशाल थोड़ा सा अपने बारे में बताओ आप कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था एंड ऑल। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा रिटन नहीं निकला, उसके बाद 3rd अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ मैं, एंड 4th अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया। देखो ये तुम्हें वैसे तो इतना ही बहुत है। बहुत बच्चे एक दो अटेम्प्ट के बाद एकदम गिव अप करने पे आ जाते हैं, ठीक है। चार अटेम्प्ट में बच्चा रिकमेंड हो रहा है। मैंने एक और इंटरव्यू भी लिया है, अब मुझे नहीं पता वो इससे पहले आएगा बाद में आएगा, विजेंद्र का। वो भी लड़का 4th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ और इसने इस बार वाला एनडीए भी दिया है, उसकी बेसिस भी जल्दी आने वाली है। तो स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं होती है। मैंने बता दिया कि 4था अटेम्प्ट ऐसे नहीं, स्टोरी के अंदर बहुत कुछ होता है। मतलब ये बोलते हैं ना कि गिर के उठना और फिर मेहनत करना, वो एक्चुअल मेहनत है। तो क्या क्या विशाल के साथ हुआ है वो विशाल खुद ही बताएगा। तो विशाल बताओ, सारे अटेम्प्ट्स की स्टोरी बताओ, कहाँ पे क्या हुआ, बोर्ड वाली स्टोरी भी सब कुछ बताओ। सर 2020 की बात है सर, जब कोविड आ गया था। तो उससे पहले जब मैं स्कूल में था तो मैंने 2018-17 इसके ना प्रीवियस ईयर पेपर निकलवा लिए थे स्कूल में अपने। तो मैंने देखा कि पैटर्न तो जैसे साइंस वगैरह थी वो सब 10th लेवल की ज़्यादातर थी। तो मैंने उसमें मेरे को लगा था ये हो तो जाएगा, बस 12th के साथ साथ अगर सही से रुको तो एनडीए आराम से हो जाएगा। पर कोविड आ गया सर, उसकी वजह से स्कूल बंद हो गए, तो पढ़ाई भी एक तरीके से बंद ही हो गई थी। फिर मैंने पहला अटेम्प्ट था मेरा, तो मैं गया उसमें, तो ऐसे ही एक देखने गया था कि कैसा होता है पेपर वगैरह, कैसा मतलब प्रेशर होता है बच्चे। तो वो गया तो मैथ तो बिल्कुल ही बेकार था, तो मैथ ही नहीं निकला। तो फिर एनडीए का रिटन पहला वाला नहीं निकला। फिर दोबारा आया, तब तक स्कूल खुल गए थे। तो फिर मैंने अपना सिलेबस किया, दूसरा पेपर देने यहीं दिल्ली आया था, तो यहाँ पे भी नहीं निकला फिर दूसरा एग्ज़ाम भी मेरा। तो फिर उसमें माइनस मार्किंग मेरी बहुत बड़ा मेजर इश्यू बनी थी मेरे पेपर ना निकलने के पीछे। फिर 3rd अटेम्प्ट में मेरे को अनअकैडमी का पता चला यूट्यूब से। फिर मैंने जब अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया, फिर सर का एक नया बैच आने वाला था उस टाइम पे शेरसा, क्योंकि उस टाइम पे एक्सटेंड हो गया था टाइम, नवंबर में हो गया था एग्जाम, इकट्ठे हुए थे। तो सर मैंने वो वाला आपका बैच फॉलो किया। तो आपसे पूरा जीएस वगैरह हो गया और आरपी सर से मैथ वगैरह करके फिर एग्जाम दिया। तो उसमें सर मैथ का पेपर थोड़ा टफ आया था। तो मेरा ये था, मैं एग्जाम में मतलब मैथ का पेपर क्लियर कर पा रहा था, बस जस्ट बॉर्डर लाइन पे था, 80 मार्क्स थे मेरे। पर मेरा दूसरा पेपर जीईटी का बहुत अच्छा था सर, उसमें मेरे 83 क्वेश्चन सही थे, माइनस मार्किंग काट के। तो सर फिर मेरा वो हो गया क्लियर। उसके बाद एसएसबी की डेट्स आ गई, तो मेरा पहले वाले में एयरफोर्स थी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस। तो मैसूर गया मेरा, तो वहाँ से मैं स्क्रीन आउट हो गया। और स्क्रीन आउट में वो मेरे को पता लगा बाद में जब इंट्रोस्पेक्ट किया कि OIR मेरा बहुत खराब था और मैं स्टोरी भी नहीं लिख पाया था पूरी कंप्लीट, और डिस्कशन में भी कुछ बोल ही नहीं पाया था। मतलब सब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप देख रहा था। वो बोलते ना सर, एक मौका आएगा जब सब शांत हो जाएंगे तब बोलना, वो मौका मुझे मिला ही नहीं कभी, मैं देखता ही रहा उसको। फिर स्क्रीन आउट हो गया। फिर अगले 1 महीने बाद फिर से एग्जाम था, फिर मैंने दिया उसको, एग्जाम को मेरा क्लियर हो गया। फिर ये था कब एसएसबी करना ही करना है मतलब इस बार, तो उसके लिए फिर तैयारी अगले दिन से शुरू कर दी जिस दिन रिजल्ट आया एनडीए रिटन का। फिर गूगल मीट पे मैंने एक ग्रुप, रिहाल सर एक आया अनअकैडमी पे, उनका मैंने एक ग्रुप था, उस पर ही मैंने फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज खुद ही स्टार्ट कर दिया।
फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे तो हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करने लगे, पहले पीपीडीटी वगैरह की, फिर जीडी, और फिर डिस्कस करते थे पिक्चर्स को। तो फिर एसएसबी में इलाहाबाद गया, उसके बाद पहली स्क्रीनिंग हुई तो स्क्रीनिंग हो गया तो अच्छी खुशी मिली कि पहले स्क्रीन आउट थे, अब स्क्रीनिंग तो हो गई कम से कम। फिर साइक का हुआ था, साइक अच्छा गया, उसी दिन मेरा इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू ठीक अच्छा गया। फिर जीटीओ तो मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस था कि बहुत अच्छा हुआ, कि जो तैयारी करी थी सर से पढ़ा था, तो सर जीटीओ मेरा बहुत अच्छा गया। कमांड टास्क लिटरली हार्ड मिला था मेरे को ग्रुप में, तो फिर मेरे को लग रहा था जीटीओ से तो रिकमेंड होने वाला हूँ, और फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस हुई और हो गया। फिर देखो कितनी मतलब वही देखो सुनने में कितनी सिंपल लग रही है स्टोरी की, है ना। देखो जी ऐसा नहीं हुआ, फिर ऐसा हो गया, बट चीजें इतनी सिंपल कभी भी नहीं होती है। अब वो और बताओ कि तुम्हारे साथ बोर्ड एग्जाम्स में क्या हुआ था। तो जब मैं 12th में कोविड बैच था तो एग्जाम तो हुए नहीं थे, तो ऐसे स्कूल से जो मार्क्स गए थे उसमें जब रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आया पहले तो वेबसाइट पे। जब मैंने कांटेक्ट किया स्कूल में तो उन्होंने बोला कुछ दिन बाद आएगा, अभी अंडर प्रिपरेशन है रिजल्ट तुम्हारा। तो उसके कुछ दिन 10-12 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया, तो उसमें एक फिजिक्स में मेरी एब्सेंट आई थी थियोरी में, और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स थे उसमें। फिर मैंने बात की तो स्कूल वालों ने कहा कुछ टेक्निकल इशू है। फिर हेड ऑफिस बात की, वहाँ पे भी यही बोल दिया कि अब एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरा मतलब डीयू में ग्रेजुएशन का भी मेरा चांस चला गया एक ईयर का। फिर वो ईयर मेरी ड्रॉप हो गई। फिर देन मैंने अगला इम्प्रूवमेंट दिया अप्रैल में दोबारा से अगली साल, वो मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसकी मार्कशीट आई है अभी, और सब उसके बाद अब CUT दिया। अब तो NDA हो ही गया है मेरा, अब क्या कॉलेज। आप एक बात ना, मतलब मुझे नहीं पता कौन इस गहराई को समझ पाया है, लेकिन जो इसने स्टोरी बताई अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कोविड बैच से था जिसमें एक्चुअली एग्जामिनेशन हुए ही नहीं, आइडियली स्कूल को मार्क्स भेजने थे। अब स्कूल ने गलती करी, स्कूल गलती मानने से मना कर रहा है, स्कूल ने गलती नहीं मानी, वहां बोर्ड ने उन्होंने गलती नहीं मानी, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ही हो गया कि ये 12th में पास नहीं हुआ ये। ठीक, अब 12th में पास ना होने की वजह से इसका DU में भी एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है, और NDA तो निकल भी जाता तो क्या हो जाता, क्योंकि 12th पास ही नहीं थी। तो इसमें इसकी गलती नहीं थी, कोविड बैच में तो बच्चों को एग्जाम नहीं देने थे, स्कूल की गलती। मतलब इट्स लाइक लिटरली 12th फेल हो गया। और उस टाइम पे लोग क्या क्या बोल रहे थे विशाल, क्या मतलब लोगों ने कुछ बोला है क्या? यही कहा कि अब तो 1 साल बर्बाद होगी, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, सब तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ ये सब। बहुत समझदार, एक अजीब सा था सर कि मैं ही अकेला क्यों इस चीज़ में आया पूरे स्कूल में मेरे साथ। पर वो था कि जो है वो अच्छा ही है। अब फिर मेरे को एक चांस मिल गया था कि अब NDA पे पूरा फोकस हो गया कि अब यही करना है, तो जो है वो अच्छा हुआ सर, हुआ वो। देख रहे हो सिंपलिसिटी है लड़के की कि इसने मतलब अपना 1 साल इसका बर्बाद हुआ बिना इसकी गलती से। इसने बाद में इम्प्रूवमेंट दिया, और इम्प्रूवमेंट देने के बाद फिर फिजिक्स मतलब क्लियर हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ कोविड बैच को ऐसे बोलते हैं कि भाई मतलब सब बच्चों को फ्री में पास हो गए सब लोग, और कुछ बच्चे मतलब ये मैं पहला केस ऐसा सुन रहा हूँ जिसमें बच्चा मतलब कोविड मतलब टेक्निकल इशू की वजह से बच्चा 12th में फेल हो गया, उसके बाद बच्चा खुद इंप्रूव करता है, एंड फिर उसकी जर्नी देखो, एंड उसकी सिंप्लिसिटी देखो कि कितना सिंपल है। अब इसमें तुम चाहो तो 50 लोग तो इससे बहाने बना लेंगे अपने ना। अब बच्चे सोचेंगे कि भाई क्या भाई मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे साथ ही इतनी खराब क्यों हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसने सोचा कि सब कुछ अच्छा जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड अल्टीमेटली देखो आज कहां तक इसकी डेस्टिनेशन है। ये दिस इज एक्चुअल मोटिवेशन। जो बच्चा मोटिवेशन ढूंढता है ना कि सर मुझे मोटिवेट कर दो, मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज से मोटिवेट हो जाऊंगा, मोटिवेशन ना अंदर से आती है भाई, वो उसके लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है विशाल, ठीक है, इसको था कि भाई कुछ करके दिखाना है। आज क्या फील करते हो इस रिजल्ट्स के बाद? पेरेंट्स क्या फील करते हैं, तुम क्या फील करते हो, कैसी फीलिंग है? सर सब बहुत खुश हैं कि कुछ अच्छा हुआ, मतलब मैं भी बहुत खुश हूँ। अभी ये लगता है कि मैंने भी कुछ अर्न किया है, मतलब जो होता है ना सर प्लस साइन एक इंटरव्यू में चाहिए होता है कि प्लस साइन लग गया, तो लगता है कि हाँ मैंने भी कुछ अर्न किया अपनी लाइफ में अब तक, तो एक अच्छी फीलिंग है। बहुत सब लोग बहुत खुश हैं, पेरेंट्स, पापा मतलब सब बहुत खुश हैं। एक नॉर्मल छोटे से किसान का लड़का है ये, इसके अलावा 3 भाई बहन और हैं, और सबसे बड़ा आप ही हो, सबसे बड़ा विशाल है, ठीक है। अब मतलब मैं तो सोच के इतना खुश हो रहा हूँ कि अब ना सिर्फ विशाल के पेरेंट्स की एंड इसके भाई बहन की, और ना जाने सोसाइटी में कितनों की जिंदगी बदल गई।
एक बच्चा जब अफसर बनता है ना भाई, तो एक बच्चे के अफसर बनने से उसके साथ साथ ना जाने कितने बच्चे अफसर बनते हैं, क्योंकि कितनों को गाइड करता है, कितना कुछ वो सिखाता है सोसाइटी को। उसी का एग्जाम्पल विशाल है। तुमने इससे पहले फतेह किस किस के देखे थे, कोई जिसका तुम्हें बहुत इंस्पायरिंग लगा हो, जिससे तुमने कुछ सीखा हो? सर मैंने आयुष चार का सबसे पहले देखा था, जो आप आगरा गए थे। उसके बाद सर जो एक हरियाणा से एक लड़का था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 5 आई। हाँ, वंश सर वो भी सर गांव से ही था, तो हाँ, उसका भी सर बिल्कुल। बहुत इंस्पायरिंग लगा। उसने 12th अपियरिंग में ही किया था, तो उसने स्कूल में भी टॉप हाँ, करा यही था। तो। हाँ। तो सर ऐसे मैंने सारे देखे हैं। तापस का देखा है सर, हाँ। ये सब मैंने देखे थे। वाली सीरीज वाला सीजन ही पूरा देखा हाँ, था पूरा तुमने। देखा है और सब। तो आज ये दूसरों को इंस्पायर करेंगे। देखो, मैं ना बहुत जानबूझ के इस इंटरव्यू में मैं उन डिटेल्स में नहीं घुसना चाह रहा हूँ कि भाई इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करे तुमने। वो प्रिपरेशन तो मतलब इतने लोगों से हम जान ही चुके हैं। कुछ इन स्पेसिफिक तुम बाकी सब्जेक्ट्स का बताना चाहो तो बता सकते हो कि इन जनरल जीएटी की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स या कैसे? सर मेरा ये था मतलब कि मैंने टीचर्स को प्रॉपरली फॉलो किया था, उनकी सारी क्लासेस को। जैसे सर आपका था ना, आपने बोला था नोट्स को फॉलो करो, कोई बुक की जरूरत नहीं है, तो मैंने कोई बुक नहीं ली। बस आपकी जो क्लासेस थी उनको रेगुलरली फॉलो किया। नोट्स थे उसके प्रिंट आउट लगा के बस उनको रिवाइज करता रहता था टाइम टू टाइम। और उसके बाद आपकी जो क्लासेस थी एमसीक्यू वगैरह वो सारे मैंने किए, तो उससे मतलब ज्यादातर क्वेश्चन मेरे हो ही जाते थे। और आपके जो मॉक टेस्ट आते थे एग्जाम से पहले वो सब मैंने की। अनअकैडमी पे मोस्टली क्लासेस करता था। ऐसे करके यूट्यूब पे भी सर जैसे कोई टॉपिक है मेरे को लगता है ये थोड़ा क्लियर नहीं है, तो यूट्यूब पे आपकी जो वन शॉट आती थी एग्जाम से पहले वो सारी देख लेता, तो उससे पूरी मतलब सिलेबस क्लियर हो जाता था मेरा। और अभिषेक सर से मेरी फिजिक्स की जो लास्ट में बूस्टर सीरीज वगैरह आती थी, तो उनसे सर मेरा 1-2 दिन में पूरी साइंस कंप्लीट हो जाती थी। तो ये था सर। मतलब जब ऐसा बच्चा रिस्पॉन्ड करता है तो मुझे लगता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं ना, चाहे वो यूट्यूब पे कर रहे हो, चाहे अनअकैडमी कर रहे हो, चाहे आज मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहे हो लगता है इट्स लाइक वर्थ इट। मतलब आज की सिचुएशन ये है कि आज पूरी बॉडी मतलब एकदम ये मान लो जैसे किसी ने एनर्जी निकाल ली हो, चूस ली हो, ठीक है, पैर में पेन है, कुछ लग गई थी कल, उसके बाद भी क्लासेस रेगुलर होती हैं, ठीक है, वो इस मोमेंट के लिए होते हैं कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे पढ़ के कहीं कोई बच्चा किसी गांव में और बच्चा पढ़ रहा है और जिंदगियां बदल रहा है। तुम्हारे गांव में है कोई भी एनडी रिकमेंडेड या कुछ भी? सर मेरे गांव में कोई नहीं, आसपास भी कोई नहीं है। बस मतलब वो सोल्जर रैंक तक है उनकी, एनसीयूज वगैरह हैं, और वैसे ऑफिसर कोई नहीं है। तो अब ये देख लो खुद ही तुम। इस चेंज के लिए मेहनत करता हूँ, मतलब मुझे खुद पे बहुत प्राउड होता है जब कोई ऐसा बच्चा रिकमेंड होता है, एक गांव से जुड़ा हुआ बच्चा जिसके फैमिली में कोई इतना मतलब पढ़ा लिखा नहीं है उस टाइप से। ऐसे ही जैसे इस बार कुछ बच्चे हैं, से भी विशाल मुझे इस बार का दूसरा ऐसा बच्चा मिला है। इससे पहले प्रेम जो है, प्रेम भी ऐसा ही लड़का है एकदम, ठीक है, बिहार से, वो बिल्कुल इतनी हम्बल बैकग्राउंड से आता है और मेहनत करके आज मतलब जिंदगियां बदल दी उसने। एंड मतलब प्रेम तो फिर भी ऐसा है कि चुलबुला है, काफी बोलता है, ठीक है, मजाक करता है। ये तो इतना सिंपल डिसेंट एकदम, मतलब बहुत खुशी होती है दिल से भाई, ठीक है। तो रही बात अपनी पढ़ाई की, तो पढ़ाई में जो विशाल की मतलब वो है, मैं जस्ट बता रहा हूँ बिकॉज बहुत कम बोलता है विशाल। जस्ट ये है कि फॉलो योर टीचर्स, नॉट नेसेसरली मुझे फॉलो करो, आप चाहे किसी को फॉलो करो, बट भरोसा करो सामने वाले बंदे पे ना, उनकी वो जो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से उनको फॉलो करो। बाकी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। और दूसरा, हार नहीं माननी, जो भी है जैसा भी है एक्सेप्ट करो। मतलब एक्सेप्टेंस का इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है कि लड़के ने अपने 12th के फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया जिसमें उसकी खुद की कोई गलती भी नहीं थी। इससे अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता एक्सेप्टेंस का। तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा अल्टीमेटली, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, और मेहनत करते रहो बस। और कोई विशाल, ये तो मैंने तुम्हारी तरफ से बोल दी, तुम कुछ इन जनरल या तुम कुछ भी, मतलब तुम्हारे इंटरव्यू बहुत अलग तरीके से लिया है मैंने ज्यादा पढ़ाई स्पेसिफिक नहीं, जो तुम्हारी जर्नी है वो स्पेसिफिक लिया है। बाकी तुम बताओ कुछ। मेरा तो ये था मतलब कि मैंने एंजॉय किया था अपनी पूरी जर्नी को। मतलब ये नहीं था कि ज़्यादा ही मतलब उसमें एक चीज़ में लगे रहो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। और मतलब मैं आपकी क्लासेस के अलावा ज़्यादा अलग से नहीं कुछ पढ़ता था। मतलब जैसे मेरे को अगर टीचर ने बोला इतना ही पढ़ना है तो मैंने उतना ही पढ़ा। मेरे को ट्रस्ट था, अगर जो सर बता रहे हैं उसी में से ही आएगा हर चीज़ में, तो वही था। मैं नोट्स के अलावा और कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी, पर ये था मैंने एंजॉय किया था बस पढ़ाई को भी। और आपकी जो पढ़ाने का सर तरीका वो बहुत पसंद आया था सर। ईयरफोन तो मस्ट है सर की क्लास में लगाना, और वो सब एकदम कंसेप्ट दिमाग में जाके छू जाते थे सर, वो फिर भूलने का मन ही नहीं करता जैसे आप पढ़ाते हो उस अंदाज से।
वही था सा सिंपलिसिटी, मतलब जितने आराम से पढ़ोगे ना चीज़ें उतनी आसान रहती हैं, और जितना आप कॉम्प्लिकेट कर लेते हो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है फिर वो। और सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ने में ही सर फ़ायदा है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इंडिया का, और मतलब एक सिलेक्टेड और एकदम रेगुलर वे में पढ़ोगे तभी ईजी होता है। भाई मैं क्या ही बोलूं, निशब्द हूँ, सब कुछ आपके सामने है। और कोई बच्चा ऐसा बोले ना कि नहीं सर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते सब कुछ, अगर बच्चा चाहे तो यूट्यूब पे मैंने इतना कुछ डाला हुआ है कि उससे पढ़ के बच्चा रिकमेंड हो सकता है, और हो भी रहेंगे। ठीक है, तो मतलब बहाने बनाना छोड़ दो। आप चाहे कहीं से भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप पढ़ने का जज्बा रखते हो तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही विशाल जैसे इंस्पायरिंग बच्चे जब तक हमारे रिकमेंड होते रहेंगे तब तक ये एनर्जी लगी रहेगी, हम ऐसे मेहनत करते रहेंगे, लर्न विद स्मिथ की पूरी टीम ऐसी मेहनत करती रहेगी। आप पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करो भाई। ठीक है, तो बस इस वाले एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग बच्चे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।